जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जरस पे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं वो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उस टॉपिक का नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये वीडियो एक वीडियो में, आप पूरा टॉपिक एक वीडियो में नहीं मिलेगा, आपको 3 से 4 वीडियोज में मिलेंगे, ताकि आप वीडियो को पूरा देख पाओ, आसानी से समझ पाओ, याद रख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस टॉपिक को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की जरूरत ही क्या है। तो पहला आंसर तो आपका यही होगा कि मेरे एग्जाम में आता है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हो, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें जानने की जरूरत है। दूसरा ये, पृथ्वी की सतह पर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आदि को जानने के लिए आवश्यक है कि हम ये जानें कि पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है, पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की संरचना है, किस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक, पृथ्वी के अंदर कैसे खनिज हैं। इन सब बातों को जानने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना अति आवश्यक है। लेकिन यहां एक समस्या है। जब बात आती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमें जानना है, तो ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी की सतह का जो औसत तापमान होता है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस, और पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम सतह से केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो लगातार तापमान बढ़ता चला जाता है। तो प्रश्न उठता ये है कि हम इसे कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम इतने टेम्परेचर पे तो अंदर रह ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। जितना तापमान सूरज की सतह का है, सन के सरफेस का है, उतना ही तापमान पृथ्वी के केंद्र का है। फिर कैसे जान सकते हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए दो स्रोत है, दो सोर्स है। दो सोर्स, एक तो डायरेक्ट सोर्स और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स, यानी प्रत्यक्ष कारण और अप्रत्यक्ष कारण। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के हमें जानने का स्रोत देखना है तो दो स्रोत है हमारे पास, एक डायरेक्ट कॉज और दूसरा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। अगर हम डायरेक्ट सोर्स की बात करें तो सबसे पहली बात आती है माइनिंग ऑफ रॉक्स। ठीक, यानी कुल मिला के समान भाषा में कहा जाए तो खनन। अब खनन की बात की जाए तो दो प्रकार का खनन होता है। एक तो जहां व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से गड्ढा करते हुए अंदर जाता है, जैसे हम कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, ये सब जो खनन होता है पृथ्वी के अंदर, हम गड्ढा करते गए, अंदर जाते गए, तो एक सीमा तक हम जा सकते हैं। दूसरा एक और खनन होता है जिसमें आप पेट्रोलियम निकालते हो, वहां भी एक सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन वहां मनुष्य रह जाता, मशीन के द्वारा जा सकते हैं। ठीक, तो दो प्रकार के खनन हो गए, एक तो कोयला आदि निकालने वाला, दूसरा पेट्रोलियम निकालने वाला। लेकिन अगर बात की जाए कोयले निकालने की या और खनिज निकालने की, जहां तक मनुष्य स्वयं पृथ्वी के अंदर जाके देख पाया है कि पृथ्वी के अंदर संरचना कैसी है, तो अगर हम उसकी बात करें तो साउथ अफ्रीका में 3 से 4 किलोमीटर गहरी खान, विश्व की सबसे गहरी खान है, कोयले की खान है, सबसे गहरी खान है। ठीक, अब 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक मनुष्य पहुंच पाया है स्वयं, और पेट्रोलियम की माइनिंग में 10-12 किलोमीटर अधिक से अधिक मनुष्य पहुंच पाया है। दूसरा, इसके बाद एक और खुदाई की गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए कोला पेनिसुला में।
कोला पेनिसुला में, और यहां पर जब खुदाई की गई तो 12,262 मीटर 12,262 मीटर की गहराई तक खुदाई की गई। और जब इस गहराई तक व्यक्ति पहुंचा तो टेम्परेचर हो गया 180 डिग्री सेल्सियस। यानी इसके बाद आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो काम करना बंद कर देंगे, इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि वो पिघलने लगेंगे, जिसकी वजह से इस गहराई के बाद 12,262 मीटर की गहराई के बाद कोला प्रायद्वीप में जो खुदाई हो रही थी, खुदाई रोक दी गई। यानी कि डायरेक्ट कॉज में अगर माइनिंग की बात की जाए तो माइनिंग में दो चीजें आ गई। एक तो आप अफ्रीका में जाके या कहीं भी कोयला जहां निकाला जाता है, मिनरल्स निकाले जाते हैं, वहां जाके देख लो। दूसरा, माइनिंग की गई कोला पेनिसुला में, ठीक, कोला पेनिसुला में, वहां पर 12,262 मीटर गहरा गड्ढा बनाया गया। लेकिन वहां भी इसके आगे बढ़ने, यानी लगभग 12-12.5 किलोमीटर के बाद आपको आगे बढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त हो पाई। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट कॉज में देखें तो वॉल्केनो, ज्वालामुखी। आप जानते हो ज्वालामुखी जब होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर से मैग्मा सतह पर आता है, और उस मैग्मा के अध्ययन के माध्यम से हम जान सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन ये निश्चित एरिया से ही आता है, पूरी पृथ्वी के बारे में हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक। तो जहां तक ये आता है, जिस गहराई से आता है, उस गहराई के बारे में तो हमको पता चल सकता है। तो ये रहा डायरेक्ट कॉज, डायरेक्ट सोर्स। अगर हम इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कारण की बात करें तो सबसे पहले आप देखो उल्का पिंड, जिसे आप मेटियोर्स कहते हो, ठीक। अब ये उल्का पिंड भी हमारे सौर मंडल के अंग है। जिस प्रकार की प्रक्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी बिग बैंग के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसी प्रक्रिया से इस मेटेओराइट्स का यानी उल्का पिंड का निर्माण हुआ। क्योंकि हमारे सौर मंडल के अंग है, तो इसमें जिस प्रकार के खनिज, जिस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उस प्रकार के ही तत्व लगभग हमारी पृथ्वी में भी पाए जाने चाहिए। क्योंकि दोनों ही, पृथ्वी हमारी और ये मेटेओराइट्स एक ही प्रक्रिया के थ्रू बने हैं। तो इनके अध्ययन से भी हम जान सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। दूसरा, ग्रेविटेशनल स्टडी डायरेक्ट कॉज में। गुरुत्वाकर्षण संबंधी अध्ययन। आप जानते हो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि भूमध्य रेखा पर अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को देखें और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल को देखें तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा की बात की जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों की तुलना में कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक या कम होगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता रहता है। जितना ही अधिक द्रव्यमान होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। तो पृथ्वी के अंदर पदार्थों का असमान वितरण इस भिन्नता को प्रभावित करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की भिन्नता को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन करें तो हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, कुछ हद तक बताया जा सकता है। इसके बाद आता है डायरेक्ट कॉज में, प्रत्यक्ष कारण में, मैग्नेटिक सर्वे, सॉरी इनडायरेक्ट कॉज में, डायरेक्ट बोल दिया शायद मैं, इनडायरेक्ट कॉज में मैग्नेटिक सर्वे यानी चुंबकीय सर्वेक्षण। अब देखिए पृथ्वी में आपके चुंबक है, आप सभी को पता होगा। सब आपकी पृथ्वी में चुंबक है, नहीं पता होगा तो आपको आगे इसी टॉपिक में पता चलेगा। अब चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, अब भूपर्पटी में हम अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ चुंबकीय पदार्थ हैं, सर्वे करें और इसके आधार पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कहाँ पर इस प्रकार के तत्व हैं जो चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं। आगे अगर हम इनडायरेक्ट सोर्स की ओर जाएं
तो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का। टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर बताने से पहले मैं ये सोच रहा हूं कि आपको बता दूं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी और कैसे है, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं ये बता देता हूं, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक पृथ्वी की जो एवरेज त्रिज्या है, ये हमारी पृथ्वी जो एवरेज रेडियस जो है हमारी पृथ्वी की, वो है 6371 किलोमीटर एवरेज रेडियस है, ठीक एवरेज त्रिज्या है। लेकिन अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है और ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो आपको मैं बताऊं, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या, ये क्या हो गया त्रिज्या, ठीक वाक्य तो व्यास हो जाएगा, तो ये हो गया त्रिज्या। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या है 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर ये त्रिज्या जो है, ध्रुवों तक ये जो त्रिज्या है ये है 6357 किलोमीटर, 6357 किलोमीटर। और इसी तरह से 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, आपकी एवरेज रेडियस हो गया। अब बात आती है हमारे टेम्परेचर और प्रेशर की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाया जाए तो ताप और दाब दोनों ही बढ़ता है। अगर हम पृथ्वी की सतह से नीचे आए, गहराई में जाएं, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेगा, ठीक। और टेम्परेचर बढ़ेगा ये कैसे माना जाए, तो सबसे पहले 1966 में 1966 में एक विद्वान थे किर्चर, ये हंगरी में खुदाई कर रहे थे। और हंगरी में खुदाई करने के दौरान इनको अनुभव हुआ कि जैसे जैसे हम खुदाई कर रहे हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता चला जा रहा है, तो सबसे पहले किर्चर महोदय ने ही 1966 में बताया कि पृथ्वी के नीचे जाने पर, सतह से नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, रेगुलर मैनर में नहीं, इर्रेगुलर मैनर में, नियमित दर से नहीं, अनियमित दर से बढ़ता है। अब देखिए, जहां प्लेट विवर्तनिक क्रिया होती है, टेक्टोनिक प्रोसेस होता है, जहां टेक्टोनिक प्रोसेस होता है, यानी एक एवरेज मान लें तो 43 किलोमीटर की गहराई पर, 43 किलोमीटर की गहराई पर, और यहां तापमान होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस 43 किलोमीटर की गहराई पर आपको मिलेगा। इसी जगह पर लगभग इसी के आसपास एक एवरेज बता रहा हूं, यहां पर प्लेट विवर्तनिक प्रोसेस होता है। अगर हम 2900 किलोमीटर की गहराई पर आ जाए, 2900 किलोमीटर की गहराई पर आ जाए, तो यहां तापमान हो जाता है 3700 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगर हम 5100 किलोमीटर की गहराई पर चले आए तो तापमान हो जाता है 4300 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह से 6371 किलोमीटर की गहराई पे आ जाए तो तापमान हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसको देखने के बाद आपको अनुभव हो गया होगा कि तापमान रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ रहा है, इर्रेगुलर मैनर में बढ़ेगा। अब नियमित दर से नहीं बढ़ रहा है, अनियमित दर से बढ़ेगा। अगर ये अनियमित दर से बढ़ रहा है तो भी कुछ नियमितता हम इसके अंदर लाते हैं ताकि आप याद कर पाओ, एग्जाम में पूछा जाता है यहां से। तो गहराई के साथ तापमान में वृद्धि देखा जाए। गहराई के साथ अगर पृथ्वी की सतह से नीचे जाया जाए तो गहराई के साथ तापमान में वृद्धि किस प्रकार से बढ़ती है वो देखिए। सबसे पहले हम सतह से 8 किलोमीटर की गहराई पे आते हैं। उसके बाद 8 किलोमीटर की गहराई से हम पहुंचते हैं 100 किलोमीटर की गहराई पर। 100 किलोमीटर की गहराई से पुनः हम पहुंचते हैं 300 किलोमीटर की गहराई पर।
और 300 किलोमीटर की गहराई से पुनः हम पहुंचते हैं 6371 किलोमीटर की गहराई पर। अब आप सोच रहे होगे ये इस तरह का डाटा क्यों है, तो इसका पर्पज आपको समझ में आ जाएगा अभी। अब देखिए, अगर हम सतह से नीचे आए और 8 किलोमीटर की गहराई में अगर हम कुछ रेगुलर मैनर देखने का प्रयास करें, तो ध्यान रखिए हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, और यह काम होता रहता है 8 किलोमीटर की गहराई तक। यानी पृथ्वी की सतह से हर 32 मीटर की गहराई पर, हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 32 मीटर नीचे गए 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 32 मीटर नीचे गए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाएगा। और ये कहां तक होता रहेगा? 8 किलोमीटर की गहराई तक ये प्रोसेस होता रहेगा। इसके बाद जब हम 8 किलोमीटर से आगे बढ़ते हैं और 100 किलोमीटर की ओर बढ़ते हैं, तो हर किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। यानी 8 किलोमीटर के बाद 9 किलोमीटर पे आए, 8 किलोमीटर के बाद 9 किलोमीटर पे आए तो 12 प्लस हो जाएगा। इसमें जो भी यहां तापमान रहेगा 12 बढ़ जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 9 से 10 किलोमीटर पे आए तो जो भी यहां तापमान रहेगा उसमें 12 और ऐड कर दोगे। ठीक, इसके बाद 100 किलोमीटर की गहराई से अगर हम नीचे आए 300 किलोमीटर की गहराई तक, तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है हर किलोमीटर पर। यानी इसके बाद हर किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। कहां तक? 300 किलोमीटर तक। यानी 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की गहराई तक हर किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा। हर किलोमीटर पर 300 के बाद 6371 किलोमीटर की गहराई तक हर किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। तो ये रहा इर्रेगुलर मैनर के साथ तापमान का बढ़ना। और ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप अगर मेंस लिखोगे तो इस तरह अगर आप रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को, तो आपको मेंस में नंबर भी अच्छा मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं प्रेशर की ओर। प्रेशर, सतह से नीचे जाएं तो लगातार दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। यानी ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी की सतह से नीचे जाएं, केंद्र में जाएं, तो केंद्र में सबसे अधिक दाब होगा। तो सतह से जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, तापमान भी बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा। और आप जानते हो प्रेशर की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट, वो होता है पास्कल। पास्कल, प्रेशर की SI यूनिट होती है पास्कल। अगर हम पृथ्वी की सतह पे, अगर हम पृथ्वी की सतह पर वायु दाब देखें, यानी प्रेशर देखें, तो वो होता है 1013.25 मिली बार। ये मिली बार में प्रेशर पृथ्वी की सतह पे मेजर किया गया। लेकिन यहां हम मेजर करेंगे, यहां हम देखेंगे पास्कल में। अब पास्कल प्रेशर की SI यूनिट होती है, और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। ठीक, और इसका मतलब इस रीजन पर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इस पर 1 न्यूटन का दबाव पड़ रहा है, 1 न्यूटन का दबाव पड़ रहा है। ठीक, तो ये होता है पास्कल। अब देखिए 1 पास्कल, अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो 1 किलो पास्कल में आ जाता है 1000 पास्कल, और 1 मेगा पास्कल में होता है 1000 किलो पास्कल, और 1 गीगा पास्कल में होता है 1000 मेगा पास्कल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पास्कल, फिर किलो पास्कल, फिर मेगा पास्कल, फिर गीगा पास्कल। अब अगर हम इसी मिली बार को पास्कल में चेंज कर दें तो क्या होगा? ये होगा 101.13 पास्कल। ठीक, किलो पास्कल। कितना हो जाएगा? 101.13 किलो पास्कल। ध्यान रखिएगा, ये SI यूनिट है, और ये कहां पर मेजर कर रहे हो आप? सी सरफेस पे, समुद्र की सतह पर मेजर करो। ऐसा नहीं कि
मैंने बोल दिया आपसे कि हम सतह पे मेजर करेंगे तो आप एवरेस्ट पे जाके मेजर कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ये सी सरफेस पे मेजर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम 2900 किलोमीटर की गहराई पर चले आए, अगर हम 2900 किलोमीटर की गहराई चले आए तो यहां जो प्रेशर होता है वो होता है 125 गीगा पास्कल, 125 गीगा पास्कल, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम 5100 किलोमीटर की गहराई पे चले आए, 5100 किलोमीटर की गहराई पर चले आए तो देखिए 2900 किलोमीटर गहराई पर 125 गीगा पास्कल, लेकिन 5100 किलोमीटर की गहराई पर बढ़ेगा तो हो जाएगा 330 गीगा पास्कल प्रेशर। यानी इतने इस एरिया पे देखोगे तो इतना ही प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन इस एरिया पे देखोगे तो यहां से यहां तक का प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए प्रेशर क्या है, बढ़ना ही बढ़ना है। अगर पृथ्वी के केंद्र में चले जाए 6371 किलोमीटर की गहराई पे चले जाए तो ये हो जाएगा 364 गीगा पास्कल प्रेशर हो जाएगा। यानी सबसे अधिक कहां प्रेशर बढ़ेगा, पृथ्वी के केंद्र में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहां से अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फ्यूचर में इस प्रेशर से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी जहां पर 2900 किलोमीटर गहराई है वहां पर कितना प्रेशर होता है एक अनुमान के अनुसार, तो ये प्रेशर आपको मैं बता दिया। ठीक, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के इनडायरेक्ट सोर्स में, ठीक, अप्रत्यक्ष स्रोतों में एक बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत महत्वपूर्ण कहने की बजाय हम ये कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण है सिस्मिक वेव। यानी भूकंपीय तरंगे। देखिए भूकंपीय तरंगों के बारे में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा भूकंप के टॉपिक पे। वहां पर डिटेल में चर्चा की जाएगी कि सारी तरंगों के बारे में बताया जाएगा, उनके विनाश के बारे में बताया जाएगा, उनकी गति के बारे में बताया जाएगा, उनके तरंग दैर्घ्य के बारे में बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा ही आपको बताऊंगा भूकंपीय तरंगों के बारे में, डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वीडियो है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं तो 99% बच्चे बोलते हैं 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। एक है बॉडी वेव, दूसरा सरफेस वेव। ठीक, बॉडी वेव मतलब भूगर्भीय तरंगे, और सरफेस वेव मतलब धरातली तरंगे। तो 2 प्रकार की भूकंपीय तरंगे, एक बॉडी वेव, दूसरा सरफेस वेव। बॉडी वेव का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो वो है प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंग, और दूसरा सेकेंडरी वेव यानी द्वितीयक तरंग। अगर मैं धरातली तरंगों का एग्जांपल मैं दूं वो है लैंड वेव या लव वेव, दूसरा रिले वेव। ठीक, तो धरातली तरंग के उदाहरण में लैंड या लव वेव और रिले वेव, और भूगर्भीय तरंग के उदाहरण में प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी वेव यानी द्वितीयक तरंग। अब यहां मुख्य रूप से 2 ही तरंग यूज की जाएंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी वेव की प्रॉपर्टी देखें तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, इसकी विशेष विशेषता ये है कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही ट्रेवल कर सकता है, गति कर सकता है। यानी प्राइमरी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही गति कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी वेव केवल और केवल सॉलिड यानी ठोस पदार्थ में ही गति कर पाएगा। और इसका कारण यह है कि जिसमें शियर फोर्स नहीं होगा उसमें सेकेंडरी वेव गति नहीं करेगा, अपरूपण बल नहीं होगा उसमें सेकेंडरी वेव गति नहीं कर पाएगा। ठीक, अब इसी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बाकी तो भूकंप चलेगा तो वहां पर हम इन तरंगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को मैं इस तरह खरबूजे की तरह काट दिया,
ये हमारा क्रस्ट का पार्ट, मेंटल, और ये कोर। अब देखिए, अभी मैं आपको बताया हूं कि सेकेंडरी वेव केवल और केवल सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है, गति कर सकती है। अगर यहां से सेकेंडरी वेव चले, अब देखिए यहां पर मैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये वेव मैं सीधे ले जाऊंगा, जब भूकंपी तरंग बताऊंगा भूकंप में, तब वहां मैं रिफ्रैक्शन की बात करूंगा। यहां अभी रिफ्रैक्शन की बात नहीं की जाएगी। यहां से सेकेंडरी वेव चली, आगे बढ़ती गई, और जैसे ही 29 किलोमीटर की गहराई, 2900 किलोमीटर की गहराई में पहुंची, 2900 किलोमीटर की गहराई में जैसे पहुंचती है, वैसे ही ये तरंग समाप्त हो जाती है। यानी ये हमारी पृथ्वी है ये, और यहां से ये चली सेकेंडरी वेव, और ये 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद आगे नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये हो गया कि निश्चित है कि यहां तो या तो गैस है या तो द्रव्य है। द्रव्य मतलब द्रव, लिक्विड है, ठीक, गैस होने की बात ही नहीं। तो इसका मतलब 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद लिक्विड रूप में पृथ्वी का भाग है, तरल रूप में पृथ्वी का भाग है। अदरवाइज अगर ये सॉलिड रहता, एक चीज मैं और यहां बता दूं कि सेकेंडरी वेव जो है, अगर कोई पदार्थ, कोई भी वस्तु 90% सॉलिड और 10% लिक्विड है, तो सेकेंडरी वेव ट्रेवल कर जाएगी। यानी केले से भी, यानी जैसे च्युइंगम खाते हो, केला छोड़ दो, च्युइंगम खाते हो आप, च्युइंगम से भी थोड़ा सा हार्ड है, तो सेकेंडरी वेव उसमें ट्रेवल करेगी। लेकिन इससे सॉफ्ट है तो वो ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि शियर फोर्स फिर नहीं मिलेगा उसको, ठीक। अब इसका मतलब ये भाग जो आपका है पृथ्वी का, ये भाग यहां से कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। तो इससे पता चलता है कि सेकेंडरी वेव इसके आगे आपको दिखाई नहीं देती, नहीं मिलती है। यानी यहां से चलेंगी सेकेंडरी वेव, इस भाग पर वो नहीं पहुंचेंगी। इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, और क्या है, तरल है। लेकिन अगर यही प्राइमरी वेव चले, प्राइमरी वेव आए, तो आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इसको भी क्रॉस कर लेगी, लेकिन उसके आगे भी वो पहुंचेगी। अब ये कहानी ये क्या बता पा रही है? देखिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का घनत्व अगर अधिक होगा, जितना ही अधिक डेंसिटी होगी, जितना ही अधिक डेंसिटी होगी, भूकंपीय तरंगों की वेलोसिटी अधिक हो जाएगी। अब प्राइमरी वेव की जो कहानी है, जैसे ये आगे बढ़ती है, यहां से मान लीजिए चली, मान लीजिए 8 मिनट में इसको पृथ्वी के दूसरे छोर पर, यहां से अगर चल रही है तो 8 मिनट में दूसरे छोर पर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन वो 7.5 मिनट में ही पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो ऐसा है कि प्राइमरी वेव की, प्राथमिक तरंगों की गति को बढ़ा रहा है, और वो क्या हो सकता है? घनत्व का अधिक होना। जैसे ही ये प्राइमरी वेव आगे बढ़ती है और इनर कोर में पहुंचती है, इसका घनत्व बढ़ा, अधिक होने के कारण प्राइमरी वेव की स्पीड बढ़ जाती है, और जब ये स्पीड बढ़ जाती है तो ये समय से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, यानी एंटीपोड तक पहुंच जाती है। और इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी वेव पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के एक प्रमुख साधन हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इनमें भी अगर आपको एक टिक लगाना हो, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो सेकेंडरी। दोनों में सबसे अधिक यूज पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में किसका किया जाता है? तो वो है सेकेंडरी वेव। तो चलिए, ये हम आज जान लिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ और बातें बताएंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। लेकिन हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो जरूर लाइक कीजिएगा। नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत सार्थक हो पाए। जय हिंद।